अगर किसी पेशेंट को लॉर्डोसिस वगैरह हो गया है तो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? मतलब आप अगर किसी को बताना, मतलब हमारे ऑडियंस को ये बात बताना चाहें डायग्नोस के बारे में। असल में मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जब आपको माइनर सिम्टम्स होते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट्स क्या करते हैं, वो जब एंड स्टेज होती है, एक तो ये है कि जब एंड स्टेज होती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उस टाइम हम भी कुछ नहीं कर सकते। नफरत, बिजली का बिल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफ़ा और आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम एसजी क्लिनिक। तो क्लिनिक के नाम से जाहिर है कि हम यहां पे करेंगे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के बारे में बातें और उनके सोल्यूशन। तो आज जो गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं वो बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ बहुत ही पोलाइट डॉक्टर हैं। इनके पास जो पेशेंट हैं वो बार बार इनकी पोलाइटनेस की वजह से आते हैं। सो द वन एंड ओनली डॉक्टर तुबा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आई एम गुड। और हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लवली इंट्रोडक्शन। ओके, आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप हमें बताएंगी कि आप आजकल क्या कर रही हैं? आजकल मैं जॉब कर रही हूँ नेशनल डायग्नोस्टिक सेंटर में, ये एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगी कि आप किधर से स्टडी किया है आपने और क्या क्या इसके अलावा करती हैं आप? मैंने सरगोदा मेडिकल कॉलेज से अपना फिजियोथेरेपी का डिग्री ली है और इसके अलावा मैं साथ में डिफरेंट जिम्स में जॉब कर चुकी हूँ और डिफरेंट क्लिनिक्स में इंटर्नशिप्स और जॉब्स कर चुकी हूँ और अब फाइनली मैं ओपीडी कर रही हूँ नेशनल हॉस्पिटल में। वाओ, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें अपने बारे में? मेरे बारे में ये कि पेशेंट्स के साथ मुझे ये होता है कि ये बात हम लोगों को ड्यूरिंग स्टडीज़ तो सिखाई जाती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आकर आप लोग हम डॉक्टर्स इस चीज़ को भूल जाते होते हैं। ऑलवेज़ बी एम्पैथेटिक विद द पेशेंट। जब तक आप पेशेंट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उसके साथ बिल्कुल मेंटली कनेक्ट होंगे, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, आप अपने आप को उसकी जगह रख कर देखेंगे। अगर वो कह रहा है कि एक सर्टेन लेवल तक वो एक सर्टेन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, या अगर आप उसको कोई ऑर्थोसिस रेकमेंड कर रहे हैं जिसमें वो कह रहा है मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, और आप उल्टा उसको डांटने लग जाएं बजाय इसके कि आप उसके इशू को समझें या कोई ऑल्टरनेट उसके लिए वे लेकर आएँ। तो जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस करते, ये चीज़ें आप पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करते, एम्पैथी प्रोवाइड नहीं करते, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं करते, पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो डेफिनेटली वो आउटकम्स नहीं मिलते। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास लाहौर से एक सवाल है, एक कमेंट आया था हमें कि उनको बैक पेन का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी हमें? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्यों होता है ये बैक पेन? जी, अच्छा, हमारे पास ना वैसे तो देर आर सेवरल कंडीशंस जिसमें हमारे पास बैक पेन होता है, लेकिन दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड बीइंग अ डॉक्टर ये तो सबको पता होती हैं, लेकिन पेशेंट्स के लिए हर बैक पेन सेम है, क्योंकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पेन ऑलमोस्ट एक जगह से हो रहा होता है। तो और आजकल बैक पेन बढ़ भी बहुत गया है। जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी इवन डॉक्टर्स को बैक पेन होने लग गया है, घर में जितनी खवातीन हैं उनको भी बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके बारे में आज हमें डिटेल आप बात बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, घर में बैठे लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपके स्पाइन का, ये जो आपकी कमर का कर्व होता है, ठीक है, एक कंडीशन में क्या होता है कि ये कर्व यूँ होता है ना, ये नॉर्मल से ज़्यादा कर्व में आ जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉर्डोसिस। स्पाइन आपका लॉर्डोसिस की तरफ चला जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि स्पाइन आपका स्ट्रेटनिंग की तरफ चला जाता है। अच्छा, स्ट्रेटनिंग की तरफ जब वो जाता है तो उसकी वजह क्या होती है, रेपिटेटिव आप सेम पोस्चर में आप बैठे हो, आप सारा दिन बैठे हो, आपके स्पाइन पे लोड पड़ रहा है तो आप स्टिफनेस हो जाती है, मसल्स आपके स्टिफ हो जाते हैं एग्जैक्टली, और आपका स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी लॉर्डोसिस वाली कंडीशन है, अब ओबेसिटी को आप देख लें, तो लोग डायग्नोस कैसे करते हैं उसको?
ये काम बेसिकली लोगों के डायग्नोज करने का नहीं है। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को लॉर्डोसिस वगैरह हो गया है तो डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? मतलब आप अगर किसी को बताना, मतलब हमारे ऑडियंस को ये बात बताना चाहें डायग्नोज के जी, असल में मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जब आपको माइनर सिम्टम्स होते हैं, हमारे यहाँ पेशेंट्स क्या करते हैं, वो जब एंड स्टेज होती है, एक तो ये है कि जब एंड स्टेज होती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उस टाइम हम भी कुछ नहीं कर सकते, अपना बेस्ट हम देते हैं, लेकिन फिर वो वही चीज़ होती है कि इतने टाइम से थेरेपी करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा ये बिल्कुल एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ एक ये होती है कि अच्छा मेरे फलाने फ्रेंड को ये बैक पेन हुआ तो उसने ये एक्सरसाइज की थी, तो अब मैं भी यही करूँगा और मैं भी इससे ठीक हो जाऊँगा, तो डेफिनेटली उनको डायग्नोसिस तो नहीं करना आता। जब वो हमारे पास आते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनको सिटी स्कैन रेकमेंड करते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन रेकमेंड करते हैं। तो एक्सरे इज ऑल्सो अ डायग्नोसिस, मतलब इट कैन ऑल्सो गिव यू अ डायग्नोसिस, लेकिन नॉट इन दैट क्लियर वे, क्योंकि वो सिर्फ आपको बोन्स के बारे में बताता है। सिटी स्कैन से पेशेंट्स डरते हैं, लेकिन वो आपको जो भी आपके स्पाइन के अराउंड लिगामेंट्स होते हैं, जितने भी आपके इंट्रास्पाइनस मसल्स होते हैं, आपके वर्टेब्रास होते हैं, उन क्योंकि ये सब एग्जैक्टली तो ये सभी इन्वॉल्व होते हैं आपके बैक पेन में। तो एक्सरे आपको एक डिटेल्ड डायग्नोसिस दे देता है, जिसके थ्रू आप जिसको फॉलो करके आप एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं पेशेंट के लिए। अब एक्सरे में आपको पता चल जाएगा आपकी स्पाइन स्ट्रेट है या नॉर्मल से ज़्यादा कर्व है। अच्छा, अब दोनों की एक्सरसाइजेस डिफरेंट हैं। ओके, यस। तो दोनों के सिम्टम्स भी अलग हैं या सेम है? सिम्टम्स बेसिकली ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सिम्टम में ज़्यादा इरिटेट करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो ऐसी होती हैं जो एक कंडीशन में ज़्यादा इरिटेट कर रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दूसरी कंडीशन में ज़्यादा इरिटेट कर रही होती हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं, इवन डॉक्टर को विदाउट सिटी स्कैन नहीं पता चल रहा होता कि और यही चीज़ है कि हमें विदाउट टेस्ट, विदाउट डायग्नोस, मतलब एक्सरे वगैरह ये चीज़ें कराए बगैर हमें अपने ट्रीटमेंट प्लान लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको मसला कुछ और आप ट्रीटमेंट कुछ और ले लो, तो आपकी कंडीशन, आप बैड कंडीशन में जा सकते हो। तो अब आप क्या कहती हैं कि अच्छा आप क्या रेकमेंड करती हैं हमारे पेशेंट्स को कि आप ख़ुद क्या करती हैं? आप पहले मुझे अपना बताएं कि आप ख़ुद भी आपका सिटिंग का ज़्यादा काम होगा, ठीक है, तो आपको कहाँ पेन ज़्यादा फील होता है? नेक में, बैक में? ठीक कहा मैंने? मुझे बैक में पेन होता है अक्सर, नेक में भी होता है, इवन नीज में भी अक्सर पेन हो जाता है। क्या अपर बैक में पेन होता है? अपर बैक में नहीं, लोअर बैक में ज़्यादा पेन होता है। मतलब मुझे लगता है शायद ज़्यादा देर बैठने की वजह से, लॉन्ग सिटिंग की वजह से। अब एक चीज़ ये है कि पेशेंट्स को ये नहीं पता, इवन मोस्टली लोगों को नहीं पता कि अपर बैक में क्यों पेन नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उधर आपकी रिब्स आ जाती हैं। उन्होंने आपके अपर बैक को सपोर्ट किया हुआ होता है, ठीक है, आप चेस्ट की ट्रेनिंग करवाते हो, लेकिन वो एक अलग कंडीशन है, वो एक अलग चीज़ है। चेस्ट की ट्रेनिंग से बैक के मसल्स का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जो आपके लोअर बैक है वो किसी बोन से सपोर्टेड नहीं है, वो सिर्फ आपके एब्डोमिनल मसल्स, मतलब उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, exactly, या कोई भी भारी चीज उठाने की वजह से। बिल्कुल, इसी वजह से हम लोग कोर एक्सरसाइजेज रेकमेंड करते हैं, ताकि आपकी बैक की मसल स्ट्रेंथन हो। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे भी इसलिए किया था क्योंकि सबका यही होता है कि फीमेल्स का तो सबसे ज़्यादा मसला है बैक पेन का। एग्जैक्टली, फीमेल्स का है, लेकिन मेल्स का उनसे ज़्यादा, क्योंकि फीमेल्स का जो फैट है ना वो सिर्फ एब्डोमिनल एरिया पे नहीं होता, वो उनके हिप्स पे भी होता है, उनके थाइस पे भी होता है। लेकिन जो हमारे प्रीडोमिनेंटली मेन हैं, उनका जो लोअर बेली है उस पर ज़्यादा फैट होता है, इस वजह से उनमें भी बैक पेन के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, अच्छा, आप ट्रीटमेंट क्या बताना चाहेंगी, मतलब इस बैक पेन के बारे में ओवरऑल? ट्रीटमेंट में मैं ये कहूँगी, जो कि घर में बैठे लोग हैं वो मतलब कि कैसे अपने आप को घर में बैठे ही क्योर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपकी ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने मसल्स, सबसे पहले तो हम लोग प्रोटोकॉल ये देखते हैं कि स्वेलिंग तो कहीं नहीं हुई हुई है। अगर स्वेलिंग है तो आप उस पर हीट नहीं अप्लाई करेंगे, तो आप उस पर पहले आप कोल्ड थेरेपी करेंगे, फिर आप एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे।
ठीक है। और अगर मतलब ठीक है, आपने हीट अप्लाई कर दिया, आपने कोल्ड, वट एवर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने पहले तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, फिर आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ये भी बताती हूँ स्ट्रेचिंग क्यों करनी है, स्ट्रेंथनिंग क्यों करनी है, और इससे पहले आपने रेंजेस अपनी करनी है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि कोबरा स्ट्रेच, ठीक है, ये बेसिकली मैकेंजी की हम लोग एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसमें हम एक्सटेंशन बाइस्ड एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसमें हमारे पास कोबरा स्ट्रेच आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कैट एंड कैमल स्ट्रेच आ जाता है, जिसमें हमारे पास बर्ड डॉग स्ट्रेच। मतलब ये सारा ही आप जो स्ट्रेचेस हैं वो एक ही दिन में पेशेंट पे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन लो रेंज में, कम रेपिटेशंस में। स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ 5 सेकंड्स का होल्ड करवाते हैं और फिर ग्रेजुअली हम लेकर जाते हैं। मतलब टाइम टू टाइम आपने इंक्रीज करना है। एग्जैक्टली। अब ये तो हो गया जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। अब अगर आपको लॉर्डोसिस है तो आपने क्या करना है, जाहिर सी बात है आपका जो कर्व है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। अब कर्व इस साइड पे होता है ना, तो आपने स्ट्रेट लेट जाना है, अपने दोनों नीज को बेंड करना है। आप चाहें, क्योंकि मोस्टली लोग, क्योंकि उनके कॉर्ड्स टाइट होते हैं, कॉर्ड्स थाई मसल्स टाइट होते हैं, वो एक लेग को पूरा स्ट्रेट नहीं रख पाते, तो अगर वो थोड़ी बहुत बेंड हो भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं है। दूसरी लेग जो आपने बेंड करनी है उसको आपने इस तरह से होल्ड करना है अपने नीज के पास, ठीक है, और फिर आप उसको चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे, जिसको हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। और लेकिन पेशेंट्स इसमें क्या करते हैं कि झटका दे देंगे या फौरन जल्दी जाएंगे, ये चीज़ भी गलत है, फिर उनको पेन हो जाएगा, फिर वो कहते होंगे कि ये हमें तो पेन बढ़ गया, पेन बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए यही है कि स्लो एंड स्टेडी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी, कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस अपने पेशेंट के साथ? एक वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा था, वो इस पेशेंट ने बहुत परेशान किया हुआ? पेशेंट ने नहीं, उनके अटेंडेंट्स ने बहुत परेशान किया था। Patient, she was an 80 years old lady, and she had a stroke, and also her speech was lost. तो क्या हुआ कि उनको NG ट्यूब लगी हुई थी, और जो अटेंडेंट्स थे they were expecting कि वो उस अनकॉन्शियस बंदी को मैं खड़ा कर दूं, हालांकि एज भी उनकी बहुत ज़्यादा थी। Exactly. On daily basis they used to argue with me कि आप इनको खड़ा क्यों नहीं कर रही हैं। अच्छा। And I was like, उनको NG लगी हुई है, मैं कैसे खड़ा कर दूं? मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही ट्रीटमेंट का असर होता है, एकदम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल जो भी मर्जी डिसीज। एग्जैक्टली, क्योंकि आप फिजियोथेरेपी के थ्रू आप एक नेचुरल प्रोसेस लेकर आ रहे होते हो, आप नेचुरली मसल्स को और डिफरेंट चीज़ों को ठीक कर रहे होते हो। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट में अक्सर यही चीज़ देखी जाती है कि एक दिन की मेडिसिन खाएंगे, एक दिन की कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे तो कहेंगे फटाफट रिजल्ट आ जाए। ये हर पेशेंट में पाया जाता है। इवन अगर हम भी पेशेंट हैं तो हमारा भी यही मसला रहता है कि हमने एक दिन ट्रीटमेंट कराया, एक दिन कुछ भी कराया, तो अगले दिन रिजल्ट मिले, चाहे आप खुद डॉक्टर ही हों। ट्रू, ये ऐसा है। मतलब मेरे ख्याल से लोगों की मेंटली ये इशू है कि थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इन चीज़ों में हो जाते हैं, उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट तो किसी चीज़ में भी नहीं मिल सकते। ओके, चलें, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने हमें इस डिसीज़ के बारे में, और हर चीज़ के बारे में आपने हर पॉइंट आपने बहुत अच्छा बता दिया। अच्छा, इसके बाद हमारा एक सेगमेंट है, नॉन स्टॉप सेगमेंट, उसके बारे में मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूँगी और आपने क्विकली उनका ना आंसर करना है। आर यू रेडी? या। ओके, तो पहला वर्ड है दिल। माँ। ओह, लड़के? हेडेक। सही है, सही बात है। अच्छा, इश्क? फूड। फूड, या। ओके, कैसा खाना पसंद है, मतलब कौन सा? देसी? वैसे मुझे पामेजान बहुत पसंद है, लाइक मुझे स्टेक्स बहुत पसंद है। आई लव टू ईट स्टेक्स। ओके, शादी करवा दो। एसजी क्लिनिक है ये, शादी कराने वाला वो नहीं है प्रोग्राम। एसजी वो नहीं है, मतलब हमारा सेटअप होगा जब स्टार्ट तो हम आपकी ज़रूर शादी कराएंगे। ऑडियंस देख रही है ना। हाँ, अगर किसी को
ज़रूरत रिश्ता हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें। ओके, माँ बाप? ज़िंदगी। बिल्कुल। नफ़रत? बिजली का बिल। ये तो आपने आवाम की एक बात कह दी आपने, उनके दिल की। यस। ठीक हो गया। दोस्ती? दोस्ती इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशन इन द वर्ल्ड। कोई दोस्त है? क्या नाम है? इकरा बाजी मेरी बहन, मोर देन माई फ्रेंड। ओके, मतलब आजकल के दौर में भी अच्छे दोस्त हैं अभी भी? अच्छे दोस्त हैं अभी भी, जो आपको बहनों से भी ज़्यादा आपको माँ की तरह प्यार करते हैं। मतलब माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई सेकेंड मदर। लोगों की बेस्ट फ्रेंड क्या होती है? सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई सेकेंड मदर। या फिर तो आपकी दोस्ती को अल्लाह बुरी नजर से बचाए। उनका तीसरा बच्चा मैं हूँ। अच्छा, क्या बात है। चलें, इसके बाद हमारा एक और सेगमेंट है रैपिड फायर क्वेश्चंस के नाम से, ठीक है, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपने फैक्ट्स या मिथ्स वगैरह, अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये फैक्ट है या मिथ है, आपने हमें बताना है उसके बारे में। ओके, ठीक है। पहला सवाल है हमारा, फिजियोथेरेपिस्ट जस्ट मसाज थेरेपिस्ट हैं या फिर कुछ और भी हैं? फिजियोथेरेपिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, ये फैक्ट है या मिथ है? इट्स अ मिथ। ओके, इट्स अ मिथ, क्योंकि वो मसाज थेरेपिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मसाज थेरेपिस्ट इट्स अ टोटली डिफरेंट फील्ड। मसाज थेरेपिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एंड दे हैव वेरी डिफरेंट टेक्निक्स टू मसाज। दे यूज अरोमा थेरेपी, दे यूज डिफरेंट अदर टेक्निक्स व्हाट वी डोंट नो। तो ये एक्चुअली एक मिथ है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी। ओके, अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट जस्ट एक्सरसाइज कराते हैं, कुछ और भी इनके पास ट्रीटमेंट होता है? फिजियोथेरेपी एक फैक्ट और मिथ? आई एम रियली सॉरी, या इट्स अ मिथ। ओके, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है जिसमें आपका डायग्नोसिस होता है, आपका एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है, इसमें आपकी पेन मैनेजमेंट होती है, इसमें आपकी इंजरी और डिसेबिलिटीज से प्रिवेंशन होती है, और इसमें पेशेंट एजुकेशन होती है। तो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू यू नो एक्सरसाइज, इट्स अ टोटल हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, अच्छा, तीसरा सवाल, कुछ लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट जस्ट अ जिम सेंटर, इज दैट ट्रू और फॉल्स? It's not just a gym center because I have also worked in gyms. I told you before. जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, जिम्स में सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस नहीं होता। Okay. हम बेसिकली जिम सेंटर में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ फोकस किया जाता है आपके फैट लॉस पे, वहाँ आपकी हेल्थ पे फोकस नहीं किया जाता। Definitely. हम फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रॉपर मसल कंडीशनिंग करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग करवाते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस से करवा सकते हैं या हम करवा सकते हैं वो वेट लिफ्टिंग से। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद हम इंड्योरेंस पे आते हैं, जिसमें हम मसल का स्टेमिना इंक्रीज़ करवाते हैं, मसल्स का और मतलब रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का, किस तरह से कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, इनके थ्रू हम मसल्स का स्टेमिना इंक्रीज़ करवाते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, जिसमें हम करवाते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जिनके थ्रू आपके मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है और लाइक दे गेट यूज टू बी, आपके जो टाइट मसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। तो ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान है। उसके बाद फिर हम उनको आगे के लिए गाइड भी करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू जिम्स। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तूबा, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया और अब यहाँ आई और हमारे ऑडियंस को आपने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी बताए, बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जो शायद उनको नहीं पता थी। तो लास्ट में आप कुछ कहना चाहती हो तो आप कह सकती हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, सब अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और कोई भी आपको अगर पेन रिलेटेड इशू या कुछ भी होता है तो उसको इग्नोर मत करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाएं। तो जी, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपनी होस्ट को इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद डॉक्टर और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।